ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं कैपेसिटर वाला है और अल्टरनेटिंग सोर्स हमने कनेक्ट कर रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो ये हमारे यस पास सर। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो जो E होगा इंस्टेंटेनियस, वो क्या होगा, मैक्सिमम E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास ई नोट की वैल्यू है, ठीक है। तो ई की वैल्यू है। अब जैसे मुझे बात बताओ, जो क्यू होता है, तो हमने एक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू सी वी, याद आया किसी को? यस सर। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी होता है तो वी का मतलब तो ये ई ही होता है। तो क्योंकि मेरे पास वोल्टेज है तो इसका मतलब ईएमएफ हम लेके चलेंगे, तो Q इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा ये। तो जब Q इज इक्वल टू सी ई है, तो क्या इसकी जगह पे फिर मैं जैसे Q इज इक्वल टू सी ई हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, लेकिन अगर I इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाय। बाई डी टी, ठीक है। तो अगर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है और ये मेरे पास Q है, एक काम करो इसको Q लिख लो, ठीक है, ये Q है मेरे पास। तो इसका मतलब d बाई डी टी, तो मेरे पास फिर ये Q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सी ई। तो ये C और E किसके बराबर है मेरे पास, टी नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट साइन ओमेगा टी के, ठीक है। तो देखो अब ये मेरे पास जो भी सर्किट है, तो ये जो इसका कैपेसिटेंस है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा तो वो अपने आप में कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा कुछ? ये जो कैपेसिटेंस है मेरे पास, तो ये अपने कौन आप सा? में, ये कौन बिल्कुल सा? सही। तो इसका मतलब ये C मेरा बाहर आ जाएगा और हम डिफरेंशिएट कर, अच्छा C बाहर आएगा या फिर E नॉट भी बाहर आ सकता है? ई नॉट भी बाहर आ जाना चाहिए, टी क्योंकि नॉट भी आएगा ई नॉट सर। भी कांस्टेंट है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास फिर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी। तो फिर अगर हम साइन ओमेगा टी का करेंगे तो फिर वो मेरे पास कितना बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी तो साइन ओमेगा टी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो मेरे पास इंटू बन ओमेगा। जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और मेरे पास नीचे क्या आ जाना चाहिए, तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा, सिंपल जो हमने सर पढ़ रखा है। नीचे क्यों आएगा, ऊपर आएगा ना, ओ सॉरी 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 डिफरेंशिएशन सॉरी कर रहे सॉरी हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, आ गई यस सर। तुम आई कब? मैंने जानबूझ के लिखा है कि मैं, अगर श्रेया होगी तो चलो कुछ ना कुछ बोल देगी। जस्ट अभी। अच्छा, जस्ट अभी आई हो, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास है, बहुत एक्टिव होकर आई हो तुम, ठीक है। आते ही शुरू चलो, हो गए। तो ये हमारे पास साइन ओमेगा टी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ओमेगा, और इंटीग्रेशन होता तो नीचे आ जाता, ठीक है, पता है हमको ये बात, ठीक है। तो अब अगर मान लो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, ओमेगा सी ई नॉट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा देखो, अब मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली मैंने जैसे वहां पे क्या आया था, हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आया था, नोटिस किया किसी ने? जब हम एक्सेल। इंडक्टर पढ़ लेते तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी, एक्सेल, ठीक है। जब ये कह रही थी कि मेरे को एक्सेल नहीं आता है सर, ठीक है। तो ये एक्सेल का मतलब क्या होता है मेरे पास, ओमेगा एल होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या था, जैसे हर सर्किट के अंदर मान लो कोई रेजिस्टेंस होता है आर, रुकावट, रजिस्टर जैसे हमारे पास होता है, उसी तरीके से एक्सेल क्या होता है मेरे पास, ओमेगा एल होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। कैपेसिटर के अंदर भी एक अपने आप में एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक रुकावट होती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, 1/ओमेगा सी, ठीक है। ये चीज याद करनी है तुम्हें। तो इंडक्टर वाली सर्किट के अंदर कौन सी रुकावट आई, एक्सएल विच इज इक्वल टू ओमेगा एल। ऐसे इस वाले सर्किट के अंदर क्या आया, एक्सी विच इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। और ऐसे रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है मेरे पास, सिर्फ आर ही होता है। तो ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब जरा बताना क्या, अब ये तो ओमेगा सी है, लेकिन तो अगर ये ओमेगा सी है, तो अगर मुझे इसे 1/ओमेगा सी बनाना पड़ेगा, तो क्या मैं कुछ तिकड़मबाजी कर सकते हैं हम? बिल्कुल, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे की साइड लेकर आओ। भाई इसको ऐसे करके तो लिख ही सकते हैं ना, ई नॉट अपॉन में 1/ओमेगा सी, राइट। भाई ये चीज वैसे भी ऊपर ही आ जाती है ना। अगर यस मैं सर। तुमसे बोलूँ यस ये सर। ए और बी है, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ ना, A 1/B, क्योंकि ये ऊपर ही आ जाता है, ठीक है, सिंपल यस मैथमेटिक्स, सर। तो इसीलिए। अच्छा अच्छा, कॉज है ये तो, मैंने हमेशा तुम्हें एक बात बताई है कि अगर कॉज होता है तो कॉज को अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो ये कॉस थीटा साइन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जरा बताओ। ओमेगा टी माइनस पाई बाय टी, पाई बाय 2।
ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास cos थीटा है, तो अगर मुझे इसे और पॉजिटिव लेकर आना है, तो इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ साइन पाई बाई टू प्लस का थीटा, या फिर बोल सकते हैं थीटा प्लस का पाई बाई टू, राइट। तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू। तो यहाँ पे जो मेरे पास आया ये मेरे पास क्या बन गया है, प्लस के अंदर है, ठीक है। अब जरा बताओ श्रेया, ये मेरे पास ई नॉट है और ये मेरे पास वन बाय ओमेगा सी है, तो वन बाय ओमेगा सी कितना हो जाएगा, कहना इसे एक्स सी। श्रेया, दो दो श्रेया आ रखी हैं पता नहीं, ठीक है। तो ये वन बाय ओमेगा सी क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स सी हो जाएगा, राइट। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा फिर, साइन, ये तो वही रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाय टू। अच्छा अब जरा एक बात बताओ, ये ई नॉट अपॉन में एक्स सी है, अगर ये ई नॉट अपॉन में एक्स सी है तो इसका मतलब वही, जैसे हमें पता है करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है वी बाय आर। इसी तरीके से यहाँ पे करंट क्या है, ई नॉट बाय एक्स सी, मतलब रुकावट। तो ये भी तो अपने आप में आई नॉट बन जाएगा, एम आई राइट एवरीबडी। भाई यस ऊपर सर। ऊपर पोटेंशियल है और नीचे रेजिस्टेंस जैसा है, मतलब इस सर्किट के लिए जैसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाय टू, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास किसके बराबर आया इधर, ये आई तो था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास आई आया है उसमें देखो, साइन थीटा ओमेगा टी के बाद प्लस आया या माइनस आया है, प्लस। और ये इंडक्टर के अंदर यही चीज क्या थी, माइनस। इसका मतलब वहां पे करंट लैग कर रहा था और वहां पे वोल्टेज आगे चल रहा था, मतलब वहां पे जो ई था वो आगे चल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में आई आगे चल रहा है, इसका मतलब किससे आगे चल रहा होगा, ये वोल्टेज से आगे चल रहा होगा। तो कहना है इसे कि इस वाली सर्किट के अंदर हमारे पास कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। आई। सो करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग, अच्छा ये किससे लीड कर रहा है, पाई बाय टू। हाँ वो तो चलो अमाउंट कर रहा है, हाँ। करंट इज लीडिंग टू ईएमएफ। ईएमएफ बाय पाई बाय टू, ठीक है। तो ये मेरे पास, तो फेज का कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर, पाई बाय टू का। अच्छा तो जरा मैंने एक बनाया था कि अगर तुम्हें अल्टरनेटिंग करंट के रूप में दिखाना हो तो देखो अगर मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट के रूप में हम दिखाएंगे, ये मेरे पास, अच्छा मान लो कि अब मेरे पास ये करंट लीड कर रहा है, तो अगर करंट लीड कर रहा है तो मैंने बोला वोल्टेज लैग कर रहा होगा, राइट। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक ये इस तरीके से मैंने बनाया है, मान लो। तो अगर मैंने ये बनाया है तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, मान लो ये मेरे पास ई है, राइट। ये मेरे पास ई निकल के आया है, ये ई के लिए ये। तो अब अगर मुझे ये बताना हो कि करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है तो मैं ऊपर से बनाऊंगा करंट को, नीचे से या ठीक इसी के ऊपर, ऊपर से। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ये वाला स्टैंडर्ड लेते हैं हम जीरो, अगर लीड करता है तो ऊपर से, लैग करता है तो, लैग करता है तो नीचे से, ठीक नीचे। है। तो ये मेरे पास जो इस तरीके से हम बनाएंगे, तो ये मेरे पास जो आया है ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वैसा हो गया है, मतलब इतना भी ज्यादा वो नहीं होता। तो ये मेरे पास है करंट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बराबर बराबर चलता है, थोड़ा सा ये अलग टाइप का बन गया इस साइड, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मेन तो हमें स्टार्टिंग देखना होता है, ठीक है। तो ये वाला ई है और ये वाला मेरे पास करंट है। एनी डाउट इन दिस, यस स्नेहा, अभिषेक, दिव्यांश, अतुल। तो इसके अंदर ये सर मेरा, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो, तो हम उसे प्योरली इंडक्टिव क्यों कहते हैं? लाइक उसमें कोई अपना वो रेजिस्टेंस तो होगा ना खुद का। रेजिस्टेंस है तो उसका, इसी तो बोलते हैं कैपेसिटिव इंडक्टेंस। नहीं सर, जैसे आपने कहा ना कि वो प्योरली इंडक्टिव है, हाँ हाँ, तो उसमें उसका खुद का रेजिस्टेंस है, तो कैसे होगा, मतलब प्योरली कैसे बोल रहे हैं हम फिर उसे? प्योरली का कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ अपना कैपेसिटर लगाया हुआ है, और वहां पे हमने कोई अपना कोई डिवाइस नहीं लगाया हुआ। अगर ओ, तुम्हारे पास कोई भी एक सर्किट है, अगर तुमने उस सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगाया है, तो उससे बोलेंगे हम प्योरली इंडक्टिव।
क्योंकि तुमने और कुछ कनेक्ट नहीं किया, और अगर है भी तो हम उसे कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं। अगर तुमने उसके आसपास रेजिस्टेंस वायर भी लगाई है जिसका अपना एक रेजिस्टेंस है, तो हम उसे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, हम उसे लेके ही नहीं चल रहे। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज प्योरली इंडक्टिव। और इस केस के लिए भी अगर उसमें रेजिस्टेंस है भी तो हम उसको कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं। मतलब अगर रेजिस्टेंस है भी तो हम उसे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, अगर अपनी वायर का कोई रेजिस्टेंस है भी। तो सिर्फ हम अपना कैपेसिटर को देख रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज प्योरली कैपेसिटिव। ठीक है, ओके सर। ऐसा वाला सिनेरियो। और जो तुम ये बात कर रहे हो वो भी आएगा आगे जाके, मेरे पास सीरीज आ जाएंगी। और ठीक है, जैसे एलसीआर सर्किट आएगी, सीआर सर्किट आएगी, एलसी सर्किट आएगी, तो अलग अलग हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। देखो तीन चीजें होती हैं, एक रेजिस्टेंस वाला, एक इंडक्टर वाला, एक कैपेसिटर वाला। तो अभी हमने तीनों को अलग अलग पढ़ा है इंडिविजुअल, ठीक है, अकेले अकेले। फिर हम एक बार इनके साथ पढ़ेंगे, फिर एक बार उनके साथ पढ़ेंगे, और फिर तीनों का पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ओके। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मान लो श्रेया, दीक्षा और कृति हैं। तो पहले अकेला श्रेया के बारे में पढ़ा, फिर दीक्षा, फिर कृति। फिर हम श्रेया और दीक्षा के बारे में पढ़ेंगे, फिर दीक्षा और कृति, और फिर तीनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा है सिनेरियो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। नो ठीक सर। है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे पास तो ये तो हो गई चलो लीड करने वाला। ये श्रेया, अगर मुझे फेजर डायग्राम बनाना होगा, श्रेया क्लास में है या नहीं? हम्म। अच्छा अच्छा, कैसे बोल लिया तुम? और स्कूल में क्या चल रहा है तुम्हारे? सर मैं क्लास नहीं करती अटेंड। अच्छा, वो अटेंडेंस का सीन नहीं है? तुम तो कहते अटेंडेंस वो कर देते हैं। वो अटेंडेंस का जुगाड़ हो जाता है। अरे वाह क्या बात है। चलो ठीक है। सर मैं तो क्लास में खोल देता हूँ और ईयरफोन लगा के रखता हूँ, जब मेरा नाम बोलते हैं यस सर बोल देता हूँ, फिर खत्म हो जाता है। अच्छा, मेरे को लगता है यहाँ पर भी वो कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, स्कूल की तो छोड़ी दो, यहाँ पर भी कुछ लोग बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो लॉग इन, तो तभी तो मैं कहता हूँ वीडियो ऑन करो, अब वीडियो ऑन तुम करते नहीं हो। अब हम क्या करें, अब बोल बोल के थक चुके हैं हम तो। तब मेरे स्कूल में तो अलग ही सिस्टम है कि जब टाइम पता चल जाता है कब बच्चे ने लॉग इन करा कब लॉग आउट किया। अरे तो लॉग आउट नहीं करना ना, लॉग इन करके बस वीडियो ऑफ रखते हैं। अच्छा, वीडियो ऑन करना कंपलसरी है क्या? नहीं सर, कंपल्सरी नहीं है, पर कभी कभार उसमें ऐसा सिस्टम है कि ऑलरेडी ऑन रहता है तो लॉक रहता है, तो टीचर जब भी अनलॉक करेगी तो वीडियो ऑन हो जाएगी सडनली से। ओ, तो वीडियो क्या तुम कैमरे के आगे कुछ पर्दा डाल दो, ऑन होने दो, क्या ऐसा ही है हमारे घर में तो भाई ठीक है, जुगाड़ तो नहीं बहुत कर सर, लेते हैं। जुगाड़ तो कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं। ठीक है, ये मेरे पास, अब इसका मतलब यहाँ पे लैग कौन कर रहा है जरा बताओ एक बार। ई। इस वाले के अंदर तो अगर मेरे पास इसके अंदर अगर लैग मेरे पास ई कर रहा है और करंट मेरे पास लीड कर रहा है, तो इसका मतलब इसे कैसे बनाना चाहिए? एक काम करें, अगर मान लो मैंने इस तरीके से ये वाला ग्राफ बनाया है, कुछ लोग ना उस वाले नेगेटिव में लेके चले जाते हैं, लेकिन मैं क्यों लेके जाऊं? मान लो ये मैंने एक ग्राफ बनाया है इस तरीके से ऐसे, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो मेरे पास है ये अपने आप में करंट है। अब अगर ये करंट है तो मुझे तो ईएमएफ बनाना है जो कि लैग कर रहा है कितना, पाई/2। तो अब मैं क्या करूंगा फिर? अब मैं नीचे बनाऊंगा या ऊपर? नीचे। नीचे बनाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका मतलब अगर मुझे अब ये दिखाना होगा कि ईएमएफ लैग करा है मेरे पास, तो उसको मैं कर दूंगा नीचे, और एंगल का थोड़ा ध्यान रखना है, 90 बनना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ई। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 90। तो इसको देखने से साफ साफ पता लग रहा है कि कितने का लैग हो रहा है। इसका मतलब अगर करंट लीड कर रहा है पाई/2। तो पाई/2 से ईएमएफ मेरा लैग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे एक चीज और दिखानी हो, अगर ये आई नॉट है तो कुछ लोग यहाँ पे टीचर्स इक्वेशन भी लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का पाई/2। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा, कुछ कुछ टीचर्स इस तरीके से ही बनाते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है, मान लो कि अगर मैंने ये बोला कि ये मेरे पास ई है, श्रेया बताएगी, श्रेया, हाँ ये ई है मेरे पास, तो जरा बताओ अब ये कैसे बनाऊंगा मैं ये ग्राफ? तो चलो मैंने ई इसको ऐसे लिख दिया, ये मत बोलना तो सर आप ई हटा के आई कर दो उसे, नहीं नहीं मिटाना नहीं है, अब इसी के अंदर कुछ करना है नया। यस श्रेया, अरे सर सोच रही हूँ। अच्छा अच्छा, जब सोच लो तो बता देना कि सर सोच लिया
फेजर डायग्राम बनाना समझ नहीं आ रहा था। फेजर डायग्राम समझ नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ भाई। नहीं ठीक है ठीक है, तो इसकी लेफ्ट साइड में हाँ बिल्कुल सही है। क्या नाम है, आदित्य, बिल्कुल देखो। अरे भाई अगर ई इधर है, मुझे एक बात बताओ, करंट लीड कर रहा है ना, अगर करंट लीड कर रहा है तो करंट पाई बाय 2 से लीड कर रहा है, अगर ये ई है तो करंट को ऐसे बनाओ, तो ये करंट हो गया, तो ये पाई बाय 2 Yes. से लीड हो गया ना, लीड। लीड लेने के लिए ऊपर चले जाते हैं, और अगर लैग दिखाना हो तो नीचे। जब तुमने इसी को ई बना दिया तो आई को यहाँ बनाओगे। और ये जब तो मैंने, सोच रही थी मैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये मेरे पास आई है, ठीक है, और अगर ये मेरे पास आई है तो ठीक ई तुमने नीचे बनाया क्योंकि ई लैग कर रहा है। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार। ठीक सर है, इसमें नीचे बना सकते हैं मतलब आई को? क्या इस वाले में यहाँ पे? हाँ मतलब वो ई ऊपर है तो आई नीचे हो जाएगा मेरे 90 भाई डिग्री मेरे का। भाई मेरे भाई, अगर तुमने आई को नीचे बना दिया तो आई तो लैग कर जाएगा ना फिर, आर्यन। ठीक है अगर तुमने ठीक ये आई नीचे कर दिया, तो अगर तुमने आई नीचे कर दिया तो इसका मतलब ईएमएफ से आई लैग कर गया 90 डिग्री, और लैग कर गया, क्या लैग कर रहा है एक्चुअली में इक्वेशन में? है। नहीं सर। नहीं, तो ये तो फिर इंडक्टिव वाला हो जाएगा ना। तो मैं करंट को हमेशा ऊपर रखना है, मतलब ई कहीं पर भी होगा करंट हमेशा ऊपर रखो। आज जो तुमने ई यहाँ पे रखा था तो करंट ऊपर था इसके, कोई बहुत अच्छी बात है। अब जो तुमने ई यहाँ पे रखा है तो इसके आगे ही रखना पड़ेगा ना आई को। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ई जहां पर भी होगा उससे ऊपर ही आएगा आई। जैसे यहाँ पे रियल जो अल्टरनेटिंग करंट में हुआ है, ई अगर ओरिजिन से निकल रहा है तो आई ऊपर से निकल रहा है। तो ये तो हुआ सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि जब हम बनाते हैं वेव अल्टरनेटिंग करंट की। और ये है मेरे पास फेजर डायग्राम, कि इतने फेज का डिफरेंस है पाई बाय 2। अब समझ में आ गया है रितेश? हाँ सर, थोड़ा बहुत फिर पढ़ लूंगा। अच्छा अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहाँ पे आई 90 डिग्री से ज्यादा है और ई लैग कर रहा है। तो अगर मान लो ये मेरे पास है ई लैग कर रहा है, मतलब ई पीछे है और आई आगे है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर आई आगे है, ये मैंने आगे बनाया है, ठीक है, ये आई है आई, तो अब ई पीछे जा रहा है, तो अगर ई पीछे जा रहा है तो ई को तो नीचे ही बनाओगे ना। ये 90 डिग्री है, तो ये ई हो गया, तो ई से कितना नीचे चल रहा है आई, सॉरी, ये जो आई है मेरे पास इधर की साइड, तो इस आई से ई कितना नीचे चल रहा है, पाई बाय 2 चल रहा है, तो ये पाई बाय 2 बना दिया बस। ठीक है, सिंपल है भाई। किसी को भी कोई डाउट है दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। वैसे तो कुछ है नहीं, बहुत बच्चों वाली बात है। ठीक है श्रेया, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्योरली सर्किट, जिसके अंदर हमने अपना मतलब आई वाला भी लिया है, मतलब सिंपल रेजिस्टिव वाली सर्किट भी ली थी, कैपेसिटिव वाली भी ली थी, और हमने इंडक्टिव वाली भी ली थी। ठीक है, तो ये सर्किट्स थी हमारे पास। तो देखो अब हम डायरेक्टली हमने तीनों चीजें अलग पढ़ ली हैं। तो कॉम्बिनेशन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में हमेशा आती है, वो कौन सी आती है? एलसीआर सर्किट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मतलब है, एग्जाम में आती ही आती है, वो है एलसीआर। क्या? एक ऐसी सर्किट जिसके अंदर क्या होंगे, तीनों ही चीजें इन्वॉल्व होंगे। तो तुमने अभी एक बात एक जरा यहाँ पे बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक सेकेंड, यस, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास रेजिस्टेंस वाली सर्किट थी, रेजिस्टिव सर्किट, तो रेजिस्टेंस के अंदर कौन लैग था और कौन लीडिंग था? सर सेम था, सेम कुछ नहीं सेम। था, नो लैग नो लीडिंग, जहां पे करंट था वहीं पर ही ईएमएफ था, राइट? तो रेजिस्टेंस के केस में नो लीडिंग नो लैगिंग। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था? इंडक्टिव। इंडक्टिव के लिए इंडक्टर वाली जो सर्किट आई थी उसके अंदर कौन लीडिंग था? ईएमएफ। E. तो ईएमएफ ईएमएफ। आगे चल रहा था, और ईएमएफ आगे चल रहा है तो करंट क्या कर रहा था वहां पे? लैग कर रहा था पाई बाय 2। Lag. यहाँ पे अब अगर मैं कैपेसिटिव वाली बात करता हूँ, तो कैपेसिटिव के अंदर क्या चीज लैग कर रहा है और क्या चीज लीड कर रहा है? अभी देखा तुमने, आई वाले में क्या प्लस Lead था, कर रहा था। तो प्लस आया है पाई बाय 2, तो ये आई लीड कर रहा है और वहां पे ई लैग कर रहा है। ठीक है, ये चीजें हमेशा दिमाग के अंदर याद रहनी चाहिए, कि इंडक्टर के अंदर ई होता है आगे और कैपेसिटिव के अंदर, अब एक याद रहेगा कोई सही, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जब वहां पे तो वहां पे उल्टा होता है। तो कोई सा भी एक याद कर लो, ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे इस चीज को। कोई डाउट है? ठीक है, No sir. ठीक नो है, तो सर। अब आते हैं यहाँ पे। अच्छा,
तो अब हम लेके चल रहे हैं अपना LCR सर्किट। तो LCR सर्किट है मेरे पास। तो LCR सर्किट के अंदर देखो तीन चीजें होंगी, और कभी कभी ना एकदम रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछता हो तो एकदम कंफ्यूजन हो जाती है। तो याद रखना, जैसे वॉवल्स होते हैं, AEIOU होता है, राइट? AEIOU इंग्लिश में पढ़ा होगा, वॉवल्स, ठीक है। तो देखो एक ए को तो गोली मारो, ये E है, E का मतलब ध्यान रखना कि मेरे पास EMF आ गई, और ये अगला वाला क्या है, I। तो एक चीज का ध्यान रखना, देखो ये I का मतलब क्या है, इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो इंडक्टिव सर्किट से पहले क्या है मेरे पास, ई का मतलब ईएमएफ। तो एक चीज का ध्यान रखना, जिस तरीके से यहाँ पे आई से पहले ई पहले है, तो उसी तरीके से इंडक्टिव के अंदर ईएमएफ मेरा लीड करता है। वैसे तो तुम्हें याद ही रहेगा, आई नो दैट, बट स्टिल चीजें याद रखना कि ये आई ई, तो आई के साथ ई का रिलेशन और ई आगे है, इसका मतलब ईएमएफ आगे रहता है, और ये याद है तो कैपेसिटर के अंदर लैग करेगा। बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बनाओ, ठीक है। तो ये एलसीआर सर्किट है मेरे पास। तो श्रेया, एलसीआर सर्किट के अंदर हमें कितनी चीजें करनी होंगी, कितनी चीजें लेनी होंगी? आजकल क्या बात है, तुम बहुत चुप रहो क्यों? उस दिन तो तुम बड़ी सैड थी जब दीक्षा नहीं आई थी कि सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और आज तुम ऐसे एकदम बिल्कुल शांत हो गई। आज तो आई है, एक बार जरा दीक्षा कुछ बोलो, वरना वो मेरे ख्याल से वो आज भी सोच के हेलो बैठी हुई श्रेया। है। लो, वो अभी भी नहीं बोल रही है, मतलब हद होती है। मतलब वो फिर वो क्या था जो तुम लास्ट क्लास में तुम चुपचाप बैठी हुई थी? ज्यादा ही बुरा मान गई। ठीक है, चलो। ये हमारे पास है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, एक है मेरे पास ऐसे इंडक्टर, और एक है मेरे पास ये कैपेसिटर, ठीक है। तो ये R है मेरे पास, ये मेरे पास एक इंडक्टर है, और ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सर्किट अभी इनकम्प्लीट है, बताना इसके अंदर क्या चीज मिस हो गई है? AC सोर्स। तो हमारे पास AC सोर्स बनाया जाता है, राइट? तो जब तक AC सोर्स नहीं है, जब तक कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो हमने इस तरीके से हमने ये तीनों चीजें बनाई हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस वाले को क्या बोलना चाहिए? इस वाले को हम बोल देंगे कि इसके अंदर करंट जो होगा वो VR होगा, राइट? VR, ठीक है। इसके अंदर मान लो VL है मेरे पास, वैसे तो E बोलना चाहिए लेकिन E भी हम बोल सकते हैं, VL। और इसके अंदर जो वोल्टेज होगी वो हम कितना लेके चल रहे हैं, VC, ठीक है। तो इसके लिए जो जो सी के अंदर जो वोल्टेज आ रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो VC है, इसमें VL है, और इसके लिए क्या है मेरे पास, VR। नहीं आया समझ? ठीक है। तो यहाँ आगे। से, तो यहाँ से आ गया। लेकर यहाँ तक क्या है मेरे पास, VR, ठीक है, इस R के अंदर। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है मेरे पास, VL, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है मेरे पास, VC, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास 3 वोल्टेज है। अब थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना प्यारे प्यारे बच्चों। अभी अभी मैंने एक सेकंड एक बात बताई कि आर के अंदर कोई लीड लैग नहीं होता है, एल एल तो होता ही नहीं, जिससे मेरे पास ये VL है, ठीक है। तो अब VL के अंदर मैंने क्या चीज बताई, कौन सी चीज लीड करती है? ई। इंडक्टर है, इंडक्टर आई, तो इसका मतलब ई मेरे पास लीड करेगा और आई मेरे पास लैग करेगा, और यहाँ पे करंट इसके अंदर आई लैग करता है। तो देखो अब ना यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत आ जाती है क्या, कि अगर हम यहाँ पे फेज डायग्राम बनाएंगे तो फेज डायग्राम में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फेज डायग्राम में ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो देखो फेज डायग्राम इसका कैसे बना पाएंगे, देखो अब अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास है। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, जब आर वाली सर्किट होती है तो आर वाली सर्किट के लिए तो ना तो कुछ करंट लैग होता है ना कुछ वी लैग होता है। तो मान लो ये ओरिजिन से जो मैंने इस साइड लिया है ना, इधर की साइड, ये मेरे पास है VR, ठीक है भाई। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, एक रेफरेंस मान रखा है, ये VR मेरा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे VR, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, VL के अंदर तो जो जो मेरे पास इंडक्टर है, तो VL लीड था या लैग था? VL लीड। लीड था, ठीक है ना भाई। एल इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या करता है, लीड करता है। तो अब अगर ये मैंने VR बनाया है तो यहीं पर ही करंट भी होगा,
भाई क्यों? क्योंकि तुम्हें एक बात पता है कि रेजिस्टेंस के अंदर जहां पे आर होता है वहीं पर ही करंट भी होता है, राइट? तो ठीक है भाई, तो ये करंट तो, और करंट तो वैसे भी सीरीज में सेम ही रहता है। तो अगर ये करंट है, सर बच्चे ध्यान सुनना, तो अगर ये करंट, तो इस करंट से तो हमें लीड करके बनाना पड़ेगा ना वीएल। खुद सोचो, एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ। यस सर। तो इसका मतलब अब इस ठीक इसके ऊपर फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ये इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा जानबूझ के मैं टेढ़ा बना रहा हूँ ताकि तुम्हें दिख सके कि वो मेरे पास इस साइड में बना पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो मेरे पास जा रहा है, ये मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, वी एल। तो बताओ करंट से वी एल मेरा 90 डिग्री हो गया नहीं हो गया? यस सर। बिल्कुल यस सही। सर। ठीक है, अब ये मेरे पास करंट है। अब करंट से ये वाला अगर मेरे पास, सर्विस ध्यान सुनना, अब अगर मैंने यहाँ पे करंट वी आर ऐसे बनाया है, आई मैंने ऐसे बनाया है, और तुम्हें पता है कि अगर मैं कैपेसिटर वाला लेता हूं तो कैपेसिटर में करंट लीड हुआ था, करंट लीड हुआ था, तो लैग कौन हुआ था? वी। वी लैग हो गया था। अब अगर करंट ये ऑलरेडी, अब हम इसको आगे मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब अब जो वीसी आएगा वो पीछे होना चाहिए या आगे होना चाहिए? सारे बच्चे ध्यान पीछे। से बात सुने पीछे। भाई, बिल्कुल लैग हो रहा है तो इसका मतलब पीछे होना चाहिए। तो अब हम जो लेके चल रहे हैं अपना, ये अगर मेरे पास करंट हो गया है जो कि ऑलरेडी, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड को तुम लीड मान के लीड की तरह देखोगे, तो अब मेरे पास जो आएगा वो हो जाएगा मेरे पास वीसी, लैग कर रहा है। मतलब एक ही ग्राफ में सारी चीजें हमने दिखा दी, सिंपल सी बात है। इस करंट के आगे ये वीएल मेरा लीड कर रहा है, तो ये हो गया इंडक्टिव। और इस करंट के आगे ये वीसी मेरा लैग कर रहा है, नीचे है क्योंकि, तो ये हो गया कैपेसिटिव। और ये वीआर के आगे करंट भी वहीं पर ही है, तो ये हो गया रेजिस्टिव। तो बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। यस एवरीबॉडी, दिव्यांश, अनन्या, अतुल, कोई डाउट है इसके अंदर? तो इसका मतलब ये जो सर्किट है मेरे पास, इसमें हमने तीनों ही चीजें दिखा दी हैं। तो ये वीएल इस आई से लीड कर रहा है और ये वीसी इस आई से मेरा लैग कर रहा है। अब देखो, अब ना यार हमारा ना यहाँ पे दिक्कत आ गई है क्या? अब अगर यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं तो मैं कैसे करूं? अब आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एक्चुअली में, कि ऐसे इतनी सारी चीजें हैं, तीन तीन चीजों को लेकर मैं कैसे करूं? जैसे मैंने क्या पढ़ रखा है, तो मैंने ये पढ़ा है कि अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर ऐसे होता है, एक वेक्टर ऐसे होता है, तो जो बीच में आता है वो रिजल्टेंट इस तरीके से निकलता है। लेकिन मैंने कभी ये पढ़ा ही नहीं कि अगर एक ऐसे है, एक ऐसे है और बीच में एक ऐसे है, तो इन तीनों का रिजल्ट मैं कैसे निकालूं? तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना यार। तो इसलिए अब ना हम ऐसे देखते हैं, देखो अभी अभी अब जरा एक बात बताओ, वीएल ऊपर है, लीड कर रहा है, वीसी नीचे है, लैग कर रहा है। अगर तुम इन दोनों का एक टोटल ओवरऑल इफेक्ट देखोगे, तो ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। जैसे मान लो वीएल सर मेरा वो वीए से फर्क आएगा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली तो एक काम करते हैं, वीएल मेरे पास मान लो कि सर्किट के अंदर ज्यादा है और वीसी मेरे पास कम है, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट तो वीएल की तरफ ही आएगा ना। तो वीएल और वीसी का नेट इफेक्ट मान लेते हैं कि मेरे पास ये ऊपर ही बन रहा है ज्यादा, और ये मेरे पास है वीएल माइनस का वीसी, ठीक है? जैसे इसको इस तरीके से देखो, एक बच्चा खींच रहा है मान लो यहाँ से 200 के फोर्स से, ठीक है? और एक बच्चा खींच रहा है यहाँ से सिंपल 50 के फोर्स से। तो मैं किधर की साइड जाऊंगा और कहां पर, कितने के उससे जाऊंगा? 200 वाले साइड। 200 वाली साइड पे जाऊंगा, और वो भी कितने फोर्स से जाऊंगा? 1। 150 के, राइट? तो 150, तो इसी यस सर। तरीके से अगर VL मेरे पास ऊपर है, VC मेरे पास नीचे है, तो मान लो इसका नेट इफेक्ट ओवरऑल ऊपर जा रहा है, और वो क्या है मेरे पास, VL माइनस VC, 200 माइनस 50 तो 150, ठीक है? तो अब एक तरह से नीचे वो मैंने बना तो दिया, लेकिन अब वो नीचे हट गया बिल्कुल, क्योंकि उसका इफेक्ट तो मैंने यहाँ पे ले ही लिया है, यस। ठीक है? तो VC नीचे जो बना हुआ है, इसको एक सेकंड के लिए भूल जाओ, अपने दिमाग से हटा दो। अब बस दो वेक्टर है एक तरह से, एक ऊपर की साइड है और एक यहाँ पे नीचे की साइड है, ये हॉरिजॉन्टल। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर दो चीजें होती है तो उनका रिजल्टेंट कहाँ बनता है? बीच में। वेरी गुड। तो ये जो मेरे पास दो चीज है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो यहाँ पर ये कुछ बनेगा, ये मेरे पास आ रहा है इनका रिजल्टेंट, ठीक है? तो ये जो रिजल्टेंट है ये भी वी है, ये भी ईएमएफ है और ये भी ईएमएफ है। तो यहाँ पे मैं एक बोल दूं कि ये मेरे पास एक रिजल्टेंट वाली ईएमएफ है, रिजल्टेंट, या एक तरह से इसको ये बोलने की बजाय हम बोलते हैं कि मेरे पास ये रिजल्टेंट वाला वी है, ठीक है? कंफ्यूजन ना हो। तो एक सेकंड के लिए मान लो कि ये मेरे पास रिजल्टेंट वाला वी मैंने मान लिया है, वी आर, ठीक है भाई? कोई डाउट है इसके अंदर? और मान लो यहाँ से ये कितना एंगल मान के चल रहा है, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मेरा यहाँ से मान के चल रहा है मान लो फाइव।
अब जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, तो मेरा ग्राफ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे वी आर निकालना होता है, तो वी आर जब निकालना होता है तो अब हम क्या लगाते हैं, बड़ा होगा ना, ये तो परपेंडिकुलर है बिल्कुल एकदम दो वेक्टर्स आपस में, तो कॉस थीटा तो जीरो, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लगाते हैं ना, टू ए बी Yes, कॉस थीटा तो मेरा 90 जीरो ही हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो इसका मतलब वी, और ऊपर वाला क्या है, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये पूरा एक मान के चलोगे ना, वी एल माइनस वी सी एक ही चीज है, तो ए का Yes. स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास वी आर का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, ये मेरे पास वी आर है, ठीक है, अब अगर मुझे वीएल को ओपन करना हो, भाई पोटेंशियल जो होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, बोलो, हाँ। VL इज इक्वल टू आई आर, लेकिन VL के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या लेके चलते हैं हमेशा, Excel. एक्सेल लेके चलते हैं, वेरी गुड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आई इंटू में एक्सेल माइनस ये VC को हम क्या लेके चलेंगे, आई इंटू एक्सी, XC. ठीक है। अरे और कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ दो तीन बच्चे बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। V इज इक्वल टू आई और ओम्स लॉ, तो बस इंडक्टर के लिए क्या लगाओगे एक्सेल, और सी के लिए क्या लगाओगे एक्सी, ठीक है। Yes, sir. और ये वी आर है तो इसके लिए तो डायरेक्ट ओम्स लॉ ही लग जाएगा, आई इंटू आर का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसके अंदर एवरीबडी? No, sir. नहीं सर। तरफदार कोई No. डाउट है इसके? नो सर। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से मेरा आई कॉमन निकल जाएगा, आई तो वैसे भी सेम ही रहता है सीरीज में, तो अब आई अगर कॉमन निकालोगे तो आई का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर है ये रूट में है, तो ये रूट से आई बाहर निकल जाएगा, Yes, sir. तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि आई कैसे बाहर आ गया, कोई बात नहीं, मैं मास्टर से बोल दूंगा स्पेशल क्लास में। तो ये वी आर अपॉन में आई हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास एक्सएल। अच्छा, इस एक्सेल को ओपन भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर तुम्हें डायरेक्ट ही अगर इंडक्टिव और ये सब दे दिया जाए तो इसलिए मैंने ओपन नहीं किया। अच्छा, अब ये टोटल वोल्टेज और नीचे टोटल करंट है, अब अगर टोटल वोल्टेज और टोटल करंट ले लिया जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब है ये तीनों सर्किट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये तीनों रुकावट आ गई, राइट। तीनों रुकावट का अपने आप में जो ये कॉम्बिनेशन है, तीनों ऑब्स्ट्रक्शन का अपने आप में जो ये कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, और इस इम्पीडेंस को हम क्या बोलते हैं, Z, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो मेरे पास तीनों का एक कॉम्बिनेशन निकल के आया है, तो इनका नाम क्या होता है मेरे पास, इम्पीडेंस, एंड इम्पीडेंस इज इक्वल टू Z, सो Z इज इक्वल टू एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर। देखो कितनी सुंदर बात है, कितना अच्छा लग रहा है कि रुकावट वाले के अंदर सारी रुकावट ही तो आ रही है। देखो ये Z क्या है, टोटल रुकावट मतलब इम्पीडेंस, और वो किसका है, इनके रूट का एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, रुकावट माइनस रुकावट का स्क्वायर, और प्लस का आर स्क्वायर रुकावट का स्क्वायर। तो रुकावट के अंदर रुकावट ही तो आएंगी, नहीं आया कुछ। Yes, sir. एक आदमी को तुमने बोला तुम कितने नेगेटिव रहते हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो अगर तो इसका मतलब अगर तुम उसको नेगेटिव बोला है तो सच में ही उसके अंदर नेगेटिविटी होगी ना, सच में कुछ ना कुछ। नेगेटिव इंसान के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव थॉट्स होंगे, पूरी बॉडी नेगेटिव होगी, तो इसीलिए, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास इम्पीडेंस निकल के आया है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। तो श्रेया तुम आई हो यहाँ पे? यस सर। हाँ, तुम रिप्लाई नहीं कर रही हो, दीक्षो कृतिका क्यों, बुरा मान गई हो क्या तुम? नहीं सर, वो मैं जब लेट ज्वाइन करती हूँ तो मेरे को समझ नहीं आता कुछ, मेरे को दोबारा देखनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग। तुम्हें अब क्यों समझ नहीं आ रहा? नहीं मतलब ऐसे जो आप बोल रहे हो वो तो समझ आ ही रहा है, लेकिन सर छोड़ो। ऐसे समझ आ रहा है, वैसे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं दीक्षा, तुम कॉल कर लेना, वो मेन के भी इसका ये कहने का रीजन ये है कि ऐसे बोलेगी तो फिर दीक्षा और कृति कॉल करेंगे फिर, और फिर बस मेरे को यही तो चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा एक बात बताओ श्रेया, ये Z क्या होता है? सर तीनों रुकावटों का कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, बिल्कुल, तो सब कुछ समझ में आ रहा है, और क्या तो अच्छा तुम्हें एकदम वो चाहिए कि एकदम बस ऐसा लगे कि बस दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े, आ तो रहा है तुम्हें समझ में?
कभी कभी हाँ। ऐसा फील होता है, तुम बेफालतू के बोल रही हो ताकि वो तुम्हें कॉल करे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे सर। ठीक है चलो, तो ये हमारे पास फाइनली, तो इसमें किसी को भी कोई डाउट है? यस अतुल, अतुल। नो सर। तो ये इस जेड को हम क्या बोलते हैं? सर इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस एक काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है इंडक्टर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, या तीनों का, तीनों के अंदर ही, एलसीआर सर्किट के अंदर ही? तीनों के अंदर ही। तीनों के अंदर ही है। ठीक है अतुल, तुमने बोला नहीं बेटा, समझ नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को। सर आ रहा है। ठीक सर है उसने चलो, पहले बोल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। मान लेते हैं हम ये। ठीक है अच्छा, मुझे एक बात बताओ, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब अगर मान लो, अगर मैंने तुमसे बोला कि ये ई नॉट है, ये ई नॉट एकदम तीनों का मिक्स करके है, ई नॉट का मतलब मैक्सिमम ई नॉट, तो अगर मुझे ई नॉट लेना पड़ेगा तो फिर मुझे आई नॉट लेना पड़ेगा, राइट? एलसीआर के अंदर V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब जरा बताओ, अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या लिखूं? जेड। जेड। पक्का ना? वेरी यस गुड, सर। ठीक है। क्योंकि जब तुम तीनों को लेके चल रहे हो एलसीआर के लिए, तो फिर जेड ही तो लोगे, रुकावट भी तो टोटल लोगे ना। एक बच्चे ने क्या करा, जेड के अंदर ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, उसने लिख दिया एक्सएल और एक्सी और आर, ऐसे कर दिया कि तीनों हो तो गए। अरे भाई ऐसे नहीं करना होता, तीनों एक साथ लिख दो कहीं, यहाँ पे आई नॉट एक्सएल एक्सी आर, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वही अपने आप में जेड है, तो जेड यूज करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम सब बच्चों को? यस सर। अच्छा, अब जो ये मेरे पास वी निकल के आया था, देखो इस वाले इसमें कुछ बच्चे, अच्छा एक बात बताओ, तरफदार, हमने जैसे ये करा, ये हमने स्टार्ट किया है यहाँ से, राइट? वीआर से, तो हमने ये जो स्टार्ट किया है, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, लेकिन इससे फेजर डायग्राम क्यों पढ़ा हमने फिर? फेजर डायग्राम का क्या यूज है? सर वो हम वेक्टर्स में डील कर रहे हैं ना, तो वो फेजर डायग्राम हमें वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, बस यही हेल्प कर रहा है या कुछ और भी इससे हुआ है? देखो, अगर मैं ये फेजर डायग्राम नहीं बनाता तो क्या ये चीज जो अभी मैंने निकाली ये कभी सामने आ पाती? ये एलसीआर जैसे पहले वाले हमने पढ़े थे इंडक्टिव कैपेसिटर, उसमें फेजर का कोई यूज नहीं हुआ था, हमें जो बात निकालनी थी हमने निकाल ली थी। लेकिन एलसीआर के अंदर अगर तुमने फेजर नहीं बनाया, फेजर को देख के ही तो ये पहली लाइन लिखी है, राइट? ये वी आर इज इक्वल टू वी एल माइनस वीसी का ऊपर है, वी आर इधर है, तो स्क्वायर कर दिया। अगर फेजर ही नहीं बनाओगे तो क्या ये पहली लाइन तुम लिख पाते? नो सर। एक तो बच्चे बोलते ही बहुत कम है, सिर्फ 3-4 बच्चे बोलते हैं, 3-4 भी ज्यादा बोल दिए। चलो ठीक है, वेरी गुड, बैकग्राउंड नॉइसेस। ठीक है, ये मेरे पास मान लो फेज है, अच्छा ये वी आर मेरे पास रिजल्टेंट और यहाँ से फाइव बना रहा है, राइट? तो फाइव को अगर हम लेते हैं तो हमेशा हम 10 लेते हैं, राइट? जैसे मैंने कभी बताया था वेक्टर में कि अगर मुझे एंगल निकालना होता है, डायरेक्शन निकालनी होती है, तो वो तुम 10 बीटा लेते थे ना, कि रिजल्टेंट वाला हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया, 10 बीटा। याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते थे फिर। तो अब ऐसे ही जो वेक्टर है जो ऑरेंज कलर से बनाया हुआ है, तो वो वी आर है, अब वो हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, तो अभी मेरे पास कितना हो जाएगा फिर, 10 फाइव। तो 10 फाइव मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहां पे परपेंडिकुलर कौन था, जरा बताना एक बार। वी एल माइनस वी सी। वेरी गुड, वेरी वेरी बच्ची, ठीक है। और ये मेरे पास बेस कौन था? वी आर। वेरी गुड। अच्छा, अब जरा एक बार श्रेया बताना, वीएल को हम क्या लिख सकते हैं? क्या? ठीक है, देखो कभी भी क्वेश्चन में वीएल माइनस वीसी दे देगा, वीआर दे देगा, तो डायरेक्ट लगाओगे। आई एक्सएल। वेरी गुड, तो ये मेरे पास हो जाएगा आई एक्सएल, ये हो जाएगा आई एक्सी। एक सेकेंड, अच्छा एक कभी कभी ध्यान रखना, इस चीज में भी वो फंसा देता है, वो ना तुम्हें एक्चुअली ओमेगा के टर्म्स में दे देगा, तो ओमेगा के टर्म्स में दे देगा, तो वो चीज तो तुम्हें पता ही होगी, राइट? तो एक से मैं बता देता हूँ, ये आई एक्सी और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा ऊपर आओ एक बार। जैसे मैंने ये लिखा है ना, तो z मेरा, अगर मैं z को ऐसे करके लिख दूं ब्रैकेट में, ओमेगा एल माइनस का 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस का r का स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो क्या ये गलत है? नहीं सर, सही है। वही सही तो है, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी हुई है, इंडक्टर के अंदर जो एक्सएल होता है वो ओमेगा एल के बराबर होता है, और जो ओमेगा एक्सी होता है वो 1/ओमेगा सी के बराबर होता है। और ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2 पाई म्यू, याद आया? 2 पाई बाई टी,
2 Yes, पाई sir. म्यू बोलो या 2 पाई बाई टी, क्योंकि ये पूरा क्या है अपने आप में अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। ओके, अच्छा ये आई आई को अगर मैं एक कॉमन ले लूंगा तो आई से आई कट जाएगा यहाँ पे tan phi के अंदर, Yes, sir. तो tan phi के अंदर कट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा एक्सएल माइनस का एक्सी अपॉन में आर, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया tan phi अगर आपको एंगल निकालना है, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फाई निकालना है तो डेट वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस का एक्सी का। ये फॉर्मूले बहुत इनके अंदर ना पता नहीं क्यों जब तुम इसको पढ़ रहे होगे तुम्हें एक फील आ रही होगी कि ऐसा कहीं कहीं पढ़ा है, मतलब कोई एक गहरा रिश्ता है इनसे। आई डोंट नो तुम्हें आ रही नहीं आ रही, लेकिन कोई इतना टफ नहीं है ना। मतलब देखो अभी ऊपर रिलेशन आया कुछ एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ पर भी एक्सएल माइनस एक्सी, वहां पे प्लस आर था, बस यहाँ पे आर नीचे आ गया है। तो कुछ कुछ रिलेशन है, कुछ कुछ सिमेट्री है, मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम अभी अगर तुम उगांडा में हो तो अब एकदम श्रीलंका आ गए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पास पास की चीजें हैं, मतलब नोएडा गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली एनसीआर जैसे चीज, दिल्ली में तुम रह रहे हो तो एनसीआर के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सब क्या बोले जा रहे हैं सर, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास है tan phi, तो ये मेरे पास फाइनली फाई आ गया इस तरीके से, मतलब सारी चीजों में एक सिमेट्री नजर आ रही है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उस सिमेट्री को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। कुछ बच्चे सिमेट्री को फायदा समझते हैं कि अच्छी बात है सारे एक जैसे हैं तो याद भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे इसको समझते हैं कि सारे एक जैसे तो याद कैसे होंगे, सारे एक जैसे में कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा वाला किसका है। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप इसे एडवांटेज बनाते हो या डिसएडवांटेज बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर। अब देखो ये हमारे पास हमने z के बारे में पढ़ लिया, हमने फाई के बारे में पढ़ लिया। अब देखो एक ना हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। तो ऑल्दो मैंने अभी तुम्हें पावर फैक्टर के बारे में बताया नहीं है कुछ, तो उसको एक्चुअली हम cos फाई बोलते हैं, तो अभी मैं पावर फैक्टर के बारे में बताना नहीं चाहता, बट स्टिल अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं सोच रहा हूँ बता ही दूं। देखो पावर फैक्टर मेरे पास क्या होता है, ये एक जैसे कोई भी साइन cos tan होता है तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1. उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास पावर फैक्टर 1 आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे पावर काफी अच्छी है और वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो कहीं पे पावर फैक्टर 1 आ गया, ठीक है, और कहीं पे अगर पावर फैक्टर कितना है मेरा 0 आ गया, तो इसका मतलब वो अपने आप में एक बहुत बुरी बात है। तो ये हम करेंगे एक्चुअली पावर फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें बस cos थीटा लेना होता है, cos फाई लोगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, राइट। तो बस ये हमारे पास पूरी की पूरी हमने बनाए रखा है ऊपर, देख पा रहे होगे फाई, अगर मैं cos फाई लूंगा तो क्या हो जाएगा वी आर अपॉन में, ओ सॉरी देखो एक सेकंड ध्यान रखना सारे V बच्चे। resultant. हाँ ये है रेजिस्टेंस वाला, देखो दोनों आर ई एस वो भी आर ई एस, मैं पूरा ही लिख देता हूँ फिर क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। ये रेजिस्टेंस है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब या इसको वी डैश मान लेते हैं जो रिजल्टेंट आया मेरा। तो अगर मुझे cos फाई यहाँ पे निकालना होगा तो cos फाई मेरा क्या आ जाएगा, अगर मान लो तुमसे पावर फैक्टर पूछ लिया जाए, पावर फैक्टर अपने आप में होता है cos फाई, बताएंगे इसके बारे में। और ये मेरे पास फिर क्या हो जाएगा वी रेजिस्टेंस, सर वी रेजिस्टेंस अपॉन वी रिजल्टेंट। वेरी गुड बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया वी आर, तो बस सिंपल यहाँ पे हम क्या कर देंगे फिर, तो वी रिजल्टेंट, तो तुमने ये नीचे निकाला हुआ ये रहा, एम आई राइट भाई, वी रिजल्टेंट तुमने यहाँ पे नीचे निकाला, ये रहा कहाँ गया, ये रहा, इतना हिस्से को देखो सिर्फ, ये वी रिजल्टेंट ही तो है, यस सर। ठीक है। और ये ऊपर मैं क्या लिखूंगा, ये आई आर रेजिस्टेंस वाला आई इंटू आर, तो आई से आई कट जाएगा मेरा, तो आई से आई कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा आर अपॉन में रूट एक्सएल माइनस एक्सटी का होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। आई नो थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि सर इतना ये सब क्या हो रहा है, अभी कुछ नहीं बोला मैंने। एलसीआर सर्किट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीआर के अंदर जहाँ पे तीनों चीजें आ जाए, एलसीआर सर्किट का ये जो मैंने फेजर डायग्राम बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे याद रखेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया है वी आर से, ठीक है, तो वी आर में मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, इससे इम्पिडेंस का आ गया, इम्पिडेंस के बाद वो एक्स ओमेगा एल और ओमेगा सी के रूप में भी लिख सकते हो, और tan फाई मेरा वी एल माइनस वी सी अपॉन में आर, तो हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट इन दिस गाइज? नो सर। मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि मान लो अगर मैंने तुमसे बोला 0.3 H, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें ये H दे रखा है तो ये क्या है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, क्या है 0.3 हेनरी, Inductor. यस, तो ये इंडक्टर का इंडक्टेंस दे रखा है हमें, राइट, ठीक है।
मान लो अब अगर तुम्हें दे दिया है 60 माइक्रोफेरेड, तो ये 60 माइक्रोफेरेड से क्या दे रखा है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या Capacitance. कैपेसिटेंस दे रखा है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मान लो तुम्हें 50 ओम दे रखा है, मतलब ये बच्चों वाली बात है, पता नहीं क्यों पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस है ऑफ कोर्स। ठीक है, अब ये मान लो ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं, मेरे पास जो वोल्टेज दे रखी है वो है 120 वोल्ट की वोल्टेज। ठीक है, और उसमें करंट वो कितना आ रहा है अल्टरनेटिंग वो, तो फ्रिक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो 60 हर्ट्ज की सप्लाई है। तो पहला चीज वो बोल रहा है कि आप निकालें इम्पीडेंस, तो आपको इम्पीडेंस निकालना है। यस, तो श्रेया इम्पीडेंस क्या होता है? सर अंडर रूट एक्सएल माइनस अरे एक्स। अच्छा, तो तीनों का हाँ, कॉम्बिनेशन कैन आई से जेड एंड, तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तीनों की जो मिक्स का ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट है। सेकेंड आपको निकालना है इसके अंदर टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट इसमें हमें कहीं भी नहीं दे रखा, तो आप करंट भी निकालो सर्किट के अंदर। तो ये सब चीजें आपको गिवन दे रखी है, राइट। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसने इम्पीडेंस बोला है तो क्या सबको इम्पीडेंस का फॉर्मूला पता है? यस, अनन्या Yes. मेरी आवाज आ रही है? अनन्या, अतुल, तो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास? रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो क्या उन्होंने तुम्हें एक्सेल दे रखा है पहले से ही? नहीं दिया है। ठीक है, अगर उन्होंने एक्सेल नहीं दिया है तो क्या इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा जी। तो आप एक काम करते हैं, एक्सेल और एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है कृति? So VL by I. ना 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 ना, ओमेगा एक्सेल एल। एक्सेल एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। Omega L. हाँ. और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई। देखो फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है तो हम 2 पाई बाई टी थोड़ी लिखेंगे, 2 पाई म्यू लिखते हैं डायरेक्टली, 2 पाई म्यू एल। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा जरा बताना एक बार। ये 2 पाई म्यू का मतलब क्या है मेरे पास? 60 हर्ट्ज। तो ये 60 हर्ट्ज, क्या बोला तुमने, हर्ट्ज? ठीक है चलो। और ये एल कितना दे रखा है हमको? 0.3, राइट। तो ये कितना हो जाएगा एक्सेल, पहले पहले बच्चों तो कर लेंगे हम, 2 इंटू 3.14 मतलब 314.14। ठीक है, और 60 इंटू 0.3, तो ये अप्रोक्सीमेट निकल के आ जाएगा एक्सेल। ऐसी मेरे पास है एक्स सी, एक्स सी कितना होता है? 1 बाय 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा सी। तो 1 अपॉन ओमेगा सी है, तुमको वही 2 पाई म्यू फ्रीक्वेंसी पहले से ही दे रखी है, और सी भी तुम्हें दे रखा है, राइट। अरे बोलो। Yes sir. ठीक है, ये मेरे पास सी दे रखा है 60 माइक्रो, माइक्रो का मतलब कितना होता है, कैन आई से 10 की पावर 6, 10 की पावर माइनस 6, और म्यू भी तुम्हें 60 दे रखा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कर लोगे तुरंत। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब अब इन तीनों दोनों की वैल्यू आ जाएंगी, तो दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसके अंदर पुट कर दोगे, राइट, इसमें माइनस इसमें, और आर तो तुम्हें दे ही रखा है डायरेक्ट। यस और नो एवरीबॉडी? तो ये Yes sir. इम्पीडेंस, यस सर, तो इम्पीडेंस निकल जाएगा हमारा। यस यस सर। सर, यस ठीक है, सर। तो इम्पीडेंस हमारा निकल के आ जाएगा टोटल ओवरऑल। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन बोलते हैं तो सर आप एक बात बताओ, ये हमारा Z निकल के आएगा, तो Z भी रुकावट है, तो उसे हम किस में लेंगे? उस रुकावट को हम किस में लेंगे, यूनिट क्या होगी उसकी? अरे भाई रुकावट को भी हम ओम में ही लेंगे। ठीक है, तो रुकावट जो ओवरऑल निकल के आएगी तो वो किस में आएगी? ओम के अंदर। ठीक है, तो इम्पीडेंस भी एक तरह से क्या होता है, रुकावट होता है, और ना ओम को ही मेन लिया है, तो Z जो निकल के आएगा वो भी तुम ओम में लोगे, तो इम्पीडेंस तो निकल जाएगा। अच्छा, उसने अब करंट पूछा है, करंट कैसे निकलेगा जरा बताना एक बार। टोटल करंट पूछ रहा है, तो टोटल सर ये करंट, इक्वल्स टू आईआर लगा लें। वेरी गुड, V इज इक्वल टू आई आर। I. हाँ सर, एक सेकेंड, I इज इक्वल टू क्या लिखूं रितेश? इम्पीडेंस अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब क्या बोल 120 अपॉन जो इम्पीडेंस आएगा। सर ई नॉट अपॉन इम्पीडेंस होगा ना? हाँ, वेरी गुड श्रेया। रितेश तुम क्या बोल रहे हो भाई? करंट पूछा है भाई, करंट, और करंट इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय आर हाँ होता है, सर, तो V बाय आर होता है, तो हाँ V तो वही बाय, तो बोल रहा हूँ 120 अपॉन, अच्छा हाँ, ठीक है, तो V मेरे पास है यहाँ पे, तो V अगर देखो V तुम्हें दे रखा है यहाँ पे, हाँ V तुम्हें दे रखा है तो 120, बिल्कुल सही है। और Z अभी तुमने निकाल लिया क्या? Z अभी निकाला नहीं है, तो मान लो Z यहाँ पे मान लो X आ जाता, तो बस, तो मैं यहाँ पे Z ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो I तो निकल यही जाएगा। कुछ वजह पे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक्चुअली तुमने V अपॉन कुछ ऐसे बोल दिया था। ठीक है ठीक है, ये बोला तो बहुत सही है। ठीक है भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सिंपल है।
सर। यस ठीक सर। है। तो ये वाला चैप्टर के अंदर, ठीक है, वैसे तो लास्ट का पोर्शन ही हटा दिया गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है हमारे पास एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो सारे बच्चे इस चीज को याद रखेंगे। और जैसे कि मैंने ये बताया, एक हमारे पास क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, राइट। तो पावर फैक्टर मैंने क्या चीज बताई है तुम्हें, तो Cos पावर phi। कॉस फाई से। ठीक है, अगर तुम्हारा, अच्छा मान लो अगर मेरे पास थीटा अगर 0 हो जाए तो कॉस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे पास, 1। 1 हो जाता है। 1 और अगर cos 0 अगर इक्वल टू 1 हो गया, देखो अब जब फाई अगर 0 0, देखो अगर मेरे पास फाई 0 हो जाता है, जरा देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये फाई मेरा 0 हो जाएगा तो वो प्योरली कौन सी सर्किट बन जाएगी, अगर ये फाई मेरा 0 हो जाएगा तो वो सर्किट कौन सी वाली मानी जाएगी, रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव। रेजिस्टिव। वेरी गुड श्रेया। ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस अगर सिर्फ और सिर्फ, देखो ये नीचे आ जाएगा ना, थीटा अगर 0 हो गया तो, फाई अगर 0 हो गया तो सिर्फ मेरे पास यही बचेगा, सिर्फ ये वाला ये। और इस टाइम पे तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है ऐसे में तो इसका मतलब रेजिस्टिव वाली सर्किट के अंदर पावर फैक्टर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो कहना इसे पावर फैक्टर विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आई मीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर देगा ये हमारे पास यस प्योरली सर। रेजिस्टिव के अंदर। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को भी? No, sir. अच्छा, No, sir. अब अगर मैं पूछूं ये इस तरफदार, यस सर। तरफदार मान लो अगर मैंने तुमसे बोला है कि मेरे पास इंडक्टिव है या मेरे पास कैपेसिटिव है, ठीक है, तो वो दोनों ही स्टैंडर्ड से, अगर तुम यहाँ पे देखते हो ऊपर की साइड ये भी 90 बनता है, ठीक है, तो ये इंडक्टिव वाली बन जाती है। और अगर तुम नीचे की साइड भी देखते हो तो कैपेसिटिव बनता है, ये भी 90 है अपने आप में। तो ऊपर जाते हो तब भी 590, नीचे जाते हो तब भी 590 ही रहता है। कुछ उल्टा सीधा मत लगा देना 180 बन गया ये तो नहीं, ये स्टैंडर्ड है बीच वाली लाइन। तो बीच वाली लाइन से ऊपर जाओगे तब भी 90, नीचे आओगे तब भी 90, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड लाइन है बीच वाली। तो इसका मतलब अगर कॉज मेरा तुम या तो इंडक्टिव के लिए लोगे या मेरे पास कैपेसिटिव के लिए लोगे, तो पावर फैक्टर कितना आएगा, दोनों के लिए सेम आएगा। हाँ दोनों के लिए सेम कितना आएगा, पावर 0। फैक्टर 0 आएगा, cos 90 0 हो जाएगा। इसका मतलब कहना है इसे पावर फैक्टर वुड बी मिनिमम वैल्यू इन प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव, Yes, sir. क्योंकि Yes, थीटा sir. मेरे पास 90 आ गया और cos 90 कितना होता है 0। तो इसलिए चाहे वो मेरे पास, अगर मेरे पास कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है, दोनों के लिए पावर फैक्टर मेरा 0 आता है, ठीक है। बट स्टिल पावर फैक्टर वाला हम पोर्शन ये अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन मैंने ये अभी बताई ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास में डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? Yes. Yes, sir. तो ध्यान रखना, मैंने बोला है पावर फैक्टर जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं अनन्या, आदित्य तुम हो क्लास के अंदर? यस सर। हाँ, तो पावर फैक्टर को फाई किससे, से। cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि अगर cos फाई मान लो मेरे पास 0 आ जाए तो 0 पे वो क्या बन जाती है सर्किट, 0 पे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, मैक्सिमम 1, पावर फैक्टर 1 आ गया, तो इसका मतलब वो कब हो सकता है, सर रेजिस्टिव सर्किट। हाँ तो रेजिस्टिव के अंदर, रेजिस्टिव सर्किट। और अगर नीचे आ जाए तो cos, अगर और किस पे वो मेरे पास 0 रहेगा, फिर कैपेसिटिव और इंडक्टिव। वेरी गुड, ठीक है। आदित्य बहुत एकदम एकदम परफेक्ट रिप्लाई करता है, एकदम सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल एकदम वेरी गुड आदित्य। तो ये हो जाएगा 0, बिल्कुल ऐसा रहता है अग्निपथ, बिल्कुल। तो ये हमारे पास है इंडक्टिव और कैपेसिटिव, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, नो सर। ये थोड़ा ज्यादा No, छोटा sir. लिख दिया है मैंने, पर आई गेस तुम लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जूम करके देख सकते हो तो, ठीक है भाई। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट 70% खत्म हो गया है, ठीक है। फिर बस ईएम वेव बचेगा, ईएम वेव बहुत छोटा चैप्टर है, उसी के साथ तुम्हारा पहली बुक यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, एंजॉय करो, कल कोई टेस्ट तो है नहीं वैसे भी, ये इसलिए नहीं रखा था क्योंकि तुम्हारे स्कूल के टेस्ट चल रहे हैं, बट मुझे पता नहीं था तो रख देते। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो।